तो बच्चों डिस्कस करते हैं फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो बच्चों, इसका फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि देखो, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है बच्चों, तो आपको पता है कि एनोड जो होता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है, वो डिसॉल्व होने लगता है और कैथोड पे जाकर के वो डिपॉजिट हो जाता है ना बच्चों। तो क्या होता है बच्चों कि हम लोग ध्यान रखेंगे इसमें, इसका फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है बच्चों कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में किसी भी इलेक्ट्रोड का कितना मास डिसॉल्व होगा या डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितना चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों उसका स्टेटमेंट ये होगा कि मास ऑफ एनी इलेक्ट्रोड डिसॉल्व और डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड थ्रू सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, मैं इसको लिखूंगा स्टेटमेंट की बजाय मैं सिंबल में लिखूं तो क्या होगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रोड डिसॉल्व और डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सप्लाइड। तो बेटा जी इसको m इक्वल टू लिखूंगा जेड क्यू, है ना बच्चों, जहां पर z क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट, कहेंगे z इज कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना बच्चों। तो बच्चों इस रिलेशन को हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं बच्चों कि जब देगा आपको कि इतना करंट का इतनी टाइम तक सप्लाई करने से इतना मास डिपॉजिट हुआ, तो ये बताओ कि इतना करंट जब इतने टाइम से सप्लाई करेगा तो कितना होगा, यानी कि हमें करंट और टाइम दे रखा होगा, मास पूछेगा तब। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों मैं लिख सकता हूं कि फॉर सेम सॉल्यूशन, है ना बच्चों, फॉर सेम सॉल्यूशन क्या होगा, जेड तो बच्चों सेम होगा, तो मैं लिखूंगा फिर m1 बाई m2 हो जाएगा बच्चों q1 बाय q2, यानी कि i1 t1 बाय i2 t2, है ना बच्चों। यानी कि क्या होगा बेटा कि m1 बाय m2 इक्वल्स टू i1 t1 बाय i2 t2, है ना बच्चों। तो ये रिलेशन आ जाएगा बेटा हमारा मास का करंट और टाइम के साथ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आएगा रिलेशन हमारा। ठीक है ना, जैसे कहेगा 2 एम्पियर को 10 सेकंड तक सप्लाई किया तो मान लो 10 ग्राम डिपॉजिट हुआ, है ना, तो कहेगा अगर 4 एम्पियर को अगर 20 सेकंड तक सप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो हम इसी तरह से कंपेयर करके कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये तो था फर्स्ट लॉ। अब बेटा जी सेकेंड लॉ जो है वो उसका कहना है कि अगर मान लो अभी तो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रोड डिसॉल्व या डिपॉजिट डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, अब सेकेंड लॉ कहता है बेटा कि अगर मान लो हमने अलग अलग सॉल्यूशन को सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मतलब सब में सेम चार्ज सप्लाई कर दिए, तब किसका मास कितना डिसॉल्व या डिपॉजिट होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको डिस्कस करते हैं बच्चों फैराडे के सेकेंड लॉ में। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा इसका जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, सेकेंड लॉ जो बेटा जी इसका है सेकेंड लॉ, ठीक है, इसका बेटा स्टेटमेंट आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, कि मास ऑफ एनी इलेक्ट्रोड डिसॉल्व और डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास इफ इक्वल चार्जेस सप्लाइंग थ्रू द सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, यानी कि बच्चों अगर इक्वल चार्ज मैंने ढेर सारे सॉल्यूशन से पास करवाया तो किसी भी सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड जो डिसॉल्व या डिपॉजिट हो रहा है वो डिपेंड करता है उसके इक्विवेलेंट मास पे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए बेटा जी स्टेटमेंट के साथ साथ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा इक्विवेलेंट मास का, तो m बाय ई क्या होगा बेटा, कांस्टेंट, है ना, मतलब पहले में मेटल का मास बाय उसका इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू दूसरे मेटल का मास बाय उसका इक्विवेलेंट मास, है ना, इसी तरह से तीसरे मेटल का मास बाय उसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होता है बच्चों कि आप लोग को बेटा पता होगा कि इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है बच्चों एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर। ठीक है बेटा, एन फैक्टर, तो मैं बेटा जी यहां पर ये क्या है हमारा, एन क्या है हमारा, एन फैक्टर, है ना बेटा। एन फैक्टर का मतलब क्या हो गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर बेटा कह सकते हो जनरली एक शॉर्टकट में चार्ज भी कह सकते हैं, जैसे कि मान लो बेटा जी Ag प्लस अगर है तो ये तो जाएगा Ag में, तो बेटा n क्या होगा इसका, n हो जाएगा बेटा इसका 1, इसी तरह से बेटा Cu2 प्लस जाएगा Cu में, तो n क्या हो जाएगा बेटा 2। तो हम लोग शॉर्टकट में चार्ज भी कह सकते हैं, वैसे मेन होता है बेटा n फैक्टर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है बच्चों, तो बेटा जी इस रिलेशन को हम लोग चाहें तो बेटा दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं,
तो क्या लिख लेंगे बेटा, तो बेटा जी हम लिख सकते हैं कि m इंटू एन बाय ए इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो बेटा m1 n1 बाय a1 इक्वल्स टू m2 n2 बाय a2, है ना बच्चों, इक्वल्स टू m3 n3 बाय a3, है ना बच्चों। जहां पर मास, पहले वाले इलेक्ट्रोड का मास m1, पहले वाले इलेक्ट्रोड पे चार्ज n1 और पहले वाले का एटॉमिक मास ये, है ना बच्चे। ओके, अब बेटा जी इसके साथ, इन सब के साथ एक और रिलेशन आता है हमारा कि m इंटू एन बाय एटोमिक मास इक्वल्स टू होता है बेटा चार्ज, यानी कि I इंटू टी बाय 96500। आप इस रिलेशन को भी बेटा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो रिलेशन बेटा हो गया, सबसे ज्यादा रिलेशन इंपॉर्टेंट ये हो गया, और इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इस पर बेस्ड बेटा जी एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, जो इस पर बेस्ड है वो क्वेश्चन वो करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा एनसीईआरटी में ही बेटा सॉल्व एग्जांपल दे रखा है आपको, जिसमें कह रखा है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 1.5 एम्पियर की करंट को मैं 10 मिनट्स तक सप्लाई कर रहा हूं, तो ये बताओ कितना ग्राम कॉपर जो है डिपॉजिट होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा कि 1.5 एम्पियर करंट इज सप्लाइंग for 10 minutes in CuSO4 solution, ठीक है। तो आपसे क्या रखा बेटा, कैलकुलेट मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड। देखो बेटा जी बहुत सिंपल है बेटा, आप लोगों ने क्या बताया बेटा रिलेशन कि W इंटू एन बाई ए इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम बाय 96500, है ना बेटा। हमें W का मतलब बेटा मास जो इलेक्ट्रोड का डिसॉल्व होगा या डिपॉजिट होगा, N होगा बेटा उस पर कोई चार्ज है तो वो चार्ज, A होगा बेटा इसका एटॉमिक मास। तो बेटा देखो कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हुआ, Cu2+, है ना, चार्ज कितना बेटा 2, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ कॉपर जो चाहिए दैट इनटू चार्ज कितना हो गया 2, एटॉमिक मास होता है बेटा कॉपर का 63.5 इक्वल टू करंट है बेटा 1.5 एम्पियर, और टाइम दे रखा है बेटा जी 10 मिनट्स, तो हमें लेकिन टाइम चाहिए सेकंड में, तो क्या लिखूंगा बेटा 10 इंटू 60 अपॉन बेटा क्या होगा 96500, है ना। इसको सॉल्व करके बच्चों क्या होगा कि मास ऑफ कॉपर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा जी जो है क्वेश्चन एक लेते हैं हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी के बेटा एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है एक, ठीक है बेटा, तो वो भी बेटा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें बेटा क्या है कि कह रखा है कि 1.45 ग्राम सिल्वर जो है डिपॉजिट हो जाता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर एक बार देख लो बेटा, ये बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 3.16, नए वाले बुक में 2.16, है ना बच्चे। तो बेटा जी क्वेश्चन जो है सबके बुक में होगा बेटा, तो मैं बस छोटा सा जो है यहां पर लिख करके बेटा कंपेयर कर देता हूं। बेटा इस क्वेश्चन में क्या रखा है बेटा जी, दे रखा है आपको अलग अलग सेल दे रखा है, ठीक है बेटा, और उस सेल में बेटा जी कह रखा है कि सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है बच्चे, उसके बाद जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ओके बच्चे, बेटा जी है ये 3.16, इसमें बेटा जी AgNO3 से बेटा मिल रहा है Ag, CuSO4 से मिल रहा है कॉपर, ZnSO4 से मिल रहा है बेटा Zn। तो 1.45 ग्राम जो है ना बेटा सिल्वर डिपॉजिट हुआ, ठीक है, बाय द सप्लाइंग ऑफ करंट इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर। तो बेटा जी आपसे दो तीन चीज पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है कि ये बताओ 1.5 एम्पियर का करंट जो है कितनी देर तक सप्लाई हुआ ताकि 1.45 ग्राम जो है सिल्वर मिल गया। उसके बाद आपसे ये भी पूछ रहा है कि ठीक है अगर सिल्वर का इतना मिला तो ये बताओ जिंक कितना डिसॉल्व हुआ होगा, ठीक है, या कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ होगा, आप ये भी फाइंड करो, ठीक है बच्चों। तो पहले बेटा जी टाइम निकालते हैं, आप लोगों को बेटा फॉर्मूला पता है W इंटू एन बाय एटॉमिक मास इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम बाय 96500, है ना बेटा। तो गिवन मास है बेटा 1.45, इसका देखो बेटा सिल्वर नाइट्रेट की बात करोगे तो उसमें Ag पे होता है बेटा +1 चार्ज, है ना, नाइट्रेट पे होता है -1, इसलिए सिल्वर में +1, तो N होगा बेटा 1। सिल्वर का एटॉमिक मास बेटा होता है 108। अब देखो बेटा यहाँ पर करंट है 1.5, टाइम हमें बेटा जी फाइंड करना है, और ये है बेटा जी 96500, है ना बच्चों।
सबकी वैल्यू बेटा जी पुट कर दिया, इससे क्या होगा कि टी की वैल्यू निकल जाएगा जो आएगा सेकंड में। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। मान लेते हैं बेटा ए पार्ट हुआ जिसमें पूछ रहा है टाइम। अब बी पार्ट बेटा जी आपको कह रहा है कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग कौन सा रिलेशन लेंगे, W1N1 बाई A1 इक्वल्स टू W2N2 बाई A2, है ना बेटा। यानी कि मास ऑफ सिल्वर विच इज 1.45 इंटू उसका एन फैक्टर्स बाय 1 अपॉन में 108 इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर इंटू उसका एन फैक्टर क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट पे चार्ज क्या होगा कॉपर पे 2+, तो बेटा यहां लिखेंगे 2 बाय 63.5, है ना बेटा। इस तरह से बच्चों हम उसकी वैल्यू पुट करके कॉपर की मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा जी फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब बेटा जी इसमें ना कुछ ये भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि ये बताओ कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो 1 मोल Mg2+ को Mg में कन्वर्ट करने में कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अगर मान लो बेटा आपसे कह रखा है क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि कैलकुलेट चार्ज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ठीक है बेटा, 1 मोल ऑफ Ca फ्रॉम CaCl2, बल्कि मैं ले लेता हूं बेटा जी 20 ग्राम ऑफ CaCl2, 20 ग्राम ऑफ CaCl2। दूसरा लेता बेटा कि 1 मोल ऑफ MnO4 Mn, ठीक है बेटा, फ्रॉम MnO4 नेगेटिव, है ना बच्चे। तो देखो बच्चा पहला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में देखो बेटा Ca जो है उसका मास दे दिया बेटा, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca निकालेंगे बेटा, तो उसका मास क्या होगा 20 और उसका एटॉमिक मास होता है 40, तो मोल कितने आ गए इसके 0.5। ठीक है बच्चों, अब बेटा जी आप लोग आराम से देखो, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों कि देखो एक Ca2+ को बेटा 2 इलेक्ट्रॉन दिया तब जाकर के बना ये Ca, है ना बच्चे। मैं बेटा इसको ना हटा देता हूं यहां से, यहीं पे लिख लेता हूं, ठीक है, कि बेटा मैं कह सकता हूं कि सिंस 1 Ca2+ आयन रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा, क्योंकि देखो Ca2+ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिया तब बना Ca, तो एक Ca2+ आयन को बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 1 मोल Ca2+ आयन विल रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना बच्चों। अब बेटा जी आप लोग को पता चले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा 2 मोल्स। अब आपको बेटा चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया बेटा, तो 1 मोल में होता है बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना बेटा, तो 2 मोल्स में कितने होंगे इतने इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है बेटा, तो ये आ गया बेटा। अब देखो इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 96500 आ जाएगा, है ना, यानी कि चार्ज कितना आ जाएगा 96500, है ना बच्चे। ये आ गया बेटा चार्ज 1 मोल के लिए, ठीक है, लेकिन बेटा हमारे पास मोल है कितने 0.5, है ना, तो अब कह सकते हैं बच्चे, है ना बेटा, इसको बेटा मैं शॉर्टकट में 2F भी लिख सकता हूं क्योंकि 96500 को फैराडे कांस्टेंट F से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कहेंगे सिंस 1 मोल Ca2+ रिक्वायर 2F चार्ज, है ना बेटा, इसलिए 0.5 मोल Ca2+ रिक्वायर्ड 2F इंटू 0.5, यानी कि F, यानी कितना आ जाएगा बेटा, F मतलब 96500 कूलम आ जाएगा बेटा चार्ज। ठीक है बच्चों, यानी कि 20 ग्राम Ca लाने के लिए हमें 96500 कूलम जो बच्चों वो चार्ज हमें देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले कि जो मास दे रखा था मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल लिया। अब मैंने कहा कि देखो इस रिएक्शन में एक Ca2+ आयन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना, तो 1 मोल Ca2+ के लिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। और बेटा चार्ज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर दैट इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कर दिया, है ना बेटा।
अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगाड्रो नंबर बेटा मिलके आता है 96512, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ गया 2F। लेकिन ये जो चार्ज आया बच्चों वो किसके लिए है, 1 मोल के लिए, है ना। लेकिन हमारे पास मोल कितने थे, 0.5, तो मैंने लिखा कि 1 मोल Ca2+ के लिए हमें चाहिए 2F चार्ज, तो 0.5 के लिए कितना चाहिए, 2F इंटू 0.5 यानी कि 1F, यानी कि 96500 कूलम। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बेटा एक और इसका क्वेश्चन कर देते हैं, फिर चलते हैं बेटा हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन ये कह रखा था कि 1 मोल MnO4- को Mn में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, ये है बेटा जी हमारा MnO4- से जाना है बेटा जी Mn में, है ना। तो इसके 1 मोल, इसके भी बेटा जी क्या है, 1 मोल को कन्वर्ट करना है उसमें, उसके लिए हमें कितना चार्ज चाहिए। तो बेटा पहले इस पर हम देखेंगे कि कितना चार्ज है अभी, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसको लेट कर लेंगे x, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट लेट करेंगे x, ऑक्सीजन का हमें पता होता है -2, तो लिखेंगे x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -1, इसलिए x इक्वल्स टू क्या होगा, +7, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ Mn जो है फ्री स्टेट में है, तो इसका चार्ज कितना है बच्चे। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन में जो है Mn नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है बेटा Mn2+। ठीक है बेटा, तो यहां पर चार्ज देखो बेटा 2+ है और यहां पर बेटा +7 है ना। तो यहां पर बेटा जी कितना इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किया होगा, तो यानी कि कहोगे Mn जो +7 है उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके तब जाकर के Mn2+ में कन्वर्ट हुआ होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि सिंस 1, ठीक है, Mn+7, ठीक है, रिक्वायर 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए बेटा जी 1 मोल MnO4- will require 5 mole electrons, 5 moles of electrons, यानी कि बेटा इसके 1 मोल के लिए हमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 5 इंटू एवोगाड्रोज नंबर तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आ गया बेटा F, तो क्या कह सकते हैं 5F। ठीक है बेटा, तो 5F कह लो या 5 इंटू 9650। ठीक है बेटा, तो ये आ गया बेटा जी हमारा कि कितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अब बेटा जी टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों कि एनोड पे होता है बेटा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो कि जब कैथोड पे बच्चों 2 कैटायन पहुंच जाएगा, जब एक रहेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जब 2 कैटायन पहुंच जाएगा तो उसमें से हमें देखना पड़ेगा कि जिस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है ना बच्चों, उसका होगा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो सॉल्यूशन में रह जाएगा। इसी तरह से एनोड पे अगर 2 एनायन पहुंचेगा, है ना, तो उसमें से देखना पड़ेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसी का होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, तब एग्जांपल लेते हैं बेटा, पहले लेते हैं बेटा कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बेटा, बेटा टॉपिक है हमारा राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना बेटा। ए पार्ट लेते हैं बेटा मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl। बी पार्ट में लेते हैं बेटा जी एक्वस NaCl, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आंसर बेटा जी फर्स्ट लेते हैं। देखो बेटा मोल्टेन NaCl में क्या है, मोल्टेन NaCl, है ना बेटा। मोल्टेन NaCl में बेटा जी 2 ही आयन है, एक तो Na+ है, एक है बेटा Cl-, है ना। तो एट कैथोड क्या होगा बेटा कि ये Na+ जो है बेटा जी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा बेटा सोडियम मेटल, कहां पर, कैथोड पर। और एट एनोड, है ना बेटा, एट एनोड पे क्या होगा बेटा कि ये जो Cl- आयन है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाएगा Cl2। ठीक है बेटा, तो ये जो प्लस इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। ठीक है ना बच्चे, तो Cl- जो है बच्चे इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl- बन जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो देख रहे हो ना Cl- का हो गया ऑक्सीडेशन और Na+ का हो गया बच्चों रिडक्शन, क्योंकि दूसरा कोई कंपटीशन में था नहीं। अब बेटा जी सेकंड सिचुएशन लेते हैं एक्वस NaCl का। ठीक है,
तो देखो बच्चों, जब भी हम एक्वस की बात करेंगे, है ना बच्चों, तो एक्वस में हमारे पास बेटा दो कैटायन दो एनाइन आ जाएंगे, ठीक है बेटा, एक्वस NaCl। तो देखो बेटा, एक्वस का मतलब क्या हो गया, वाटर और NaCl। तो बेटा हमारे पास जो कैटायंस हैं उसमें से कौन कौन होंगे, H प्लस और Na प्लस। इसी तरह से बेटा जी एनायंस जो है हमारे, उसमें से कौन होंगे, एक तो होगा Cl माइनस, एक होगा हमारा HO माइनस, ठीक है। अब बेटा देखो, हमें क्या देखना है बेटा, कि कैटायंस में से रिडक्शन उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो बेटा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, बाकी सोडियम का नेगेटिव में होता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, है ना। तो हम कहेंगे एट कैथोड, बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो इसी का होगा रिडक्शन, तो लिखेंगे हम लोग एट कैथोड 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ठीक है बच्चों। उससे पहले बेटा जी लिख देंगे हम लोग कि सिंस, ठीक है बच्चों, आप लोग लिख सकते हो कि सिंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस टू H2 इज मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na प्लस टू Na, है ना बेटा। इसके बाद बेटा जी ये लिख देंगे, तब हम लोग बेटा इसको लिखेंगे, ठीक है। तो एट कैथोड ये हो गया। अब बेटा दोनों एनाइंस की बात हो रही है ना बेटे, तो इसमें देखो Cl माइनस और OH माइनस, तो बेटा Cl माइनस का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा कम होता है, OH माइनस का ज्यादा होता है, तो लिखेंगे सिंस Cl2 टू Cl माइनस का कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O टू OH नेगेटिव का, ठीक है बेटा। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहोगे तब भी कोई बात नहीं, वर्ड में लिख देना कि सिंस Cl माइनस हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल देन HO माइनस, तब भी बेटा जी काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा जी अब मैं लिखूंगा एट एनोड, होगा क्या बेटा, तो ये जो 2Cl नेगेटिव है ये बेटा जी क्या करेगा, रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन को, है ना, यानी किसका हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों कभी भी आप जो है किसी का भी बेटा निकाल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है बच्चे। अब बेटा जी जैसे कि उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, एनसीईआरटी के लास्ट जो है बेटा क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज में, उसमें कह रखा है बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखो बेटा एक्वस CuCl2 का, ठीक है ना, एक्वस कॉपर का है बेटा CuCl2 है, ठीक है। उसके लिए बेटा जी हम लोग, यानी कि टॉपिक है बेटा एक्वस CuCl2 का, हमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालनी है, ठीक है बेटा। तो अब देखो CuCl2 और एक्वस है, तो मतलब बेटा कैटायन कौन से हैं, H प्लस और Cu2 प्लस, एनाइन कौन से है बेटा, HO नेगेटिव और Cl नेगेटिव। अभी बच्चों देखा आप लोगों ने, तो देखो बेटा हाइड्रोजन से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन्हीं सभी मेटल का होता है, ठीक है। तो कॉपर का बेटा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा, कॉपर का। और यहां देखो बेटा Cl माइनस और OH माइनस में से रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बेटा Cl माइनस का कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा कि Cl माइनस का हो जाएगा बच्चों ऑक्सीडेशन, ठीक है। वैसे जनरली बच्चों क्या है कि जनरली आप ऑब्जर्व करोगे खास करके एनोड में बच्चों को, क्योंकि बच्चों क्या होता है एनाइंस के लिए बेटा ना रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल जनरली नहीं दे रखा होता है। तो आपको अगर बेटा जी डाटा नहीं देगा तो हम क्या सोचेंगे बेटा, कि अपनी तरफ से कुछ दिमाग में हम लोग सोच के चलेंगे कि जब भी हमारे पास कोई हैलाइड होगा तो हम कह देंगे उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा और उसी का हम ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है बच्चों। अगर हैलाइड नहीं हुआ तब बच्चों क्या करेंगे, जैसे नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड है, सल्फेट है ना, तब हम लोग क्या कह देंगे कि OH माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा और उसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है बच्चों। अगर हैलाइड है किसी के साथ तो हैलाइड का ही होगा, अगर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कॉपर सल्फेट नाइट्रेट के साथ तो हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब था बेटा जी हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसमें बच्चे एक और क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, कि जब हमने सिल्वर के इलेक्ट्रोड को ही यूज किया है बेटा जी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, तो एनोड पे भी बेटा सिल्वर का इलेक्ट्रोड है और कैथोड पे भी सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है बेटा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो एनोड पे सिल्वर का मेटल है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगा, ठीक है, और उसके जो सिल्वर के आयंस निकलेंगे वो सारा का सारा जाकर के सिल्वर का जो कैथोड होगा उस पर इकट्ठा होता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इस सिचुएशन बेटा एनोड पे Ag से चला जाएगा Ag प्लस में और कैथोड पे Ag प्लस से चला जाएगा Ag में। तो बच्चों अब डिस्कस करते हैं हम लोग बैटरीज के बारे में। देखो बच्चों बैटरीज दो तरह के होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज क्या हुआ कि जिसको एक बार आपने यूज कर लिया तो दोबारा उसको रिचार्ज करके दोबारा चार्ज करके उसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार यूज कर लिया फिर उसके बाद वो यूजलेस हो जाता है, ठीक है बच्चों।
तो ये होता है बच्चों प्राइमरी बैटरीज। तो प्राइमरी बैटरीज बेसिकली बच्चों दो तरह के आते हैं। पहला होता है ड्राई सेल, जो देखते हो रिमोट में जो लगा होता है ना आपका पेंसिल बैटरी, वो क्या होता है ड्राई सेल। इसको लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें बेटा देखो हर एक जो सेल में आता है बच्चों, एक तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट का नाम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो जो पहला ड्राई सेल है जिसको लेक्लांचे सेल कहते हैं, उसमें बेटा जी जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होता है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। यानी कि मॉइस्ट पेस्ट बना हुआ होता है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का, उसको इलेक्ट्रोलाइट पर। और ये बेटा जी एनोड पे क्या होता है उसका, देखो उसका जो पूरा का सिलेंडर जो बना होता है वो जिंक का बना होता है, ठीक है। तो उसका होता है ऑक्सीडेशन, तो जिंक ऑक्सीडाइज होकर 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है और वहां पर कैटलिस्ट होता है MnO2, ठीक है। और ये NH4+ जो है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इससे बन जाता है बच्चों अमोनिया गैस, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों ओवरऑल रिएक्शन, जिसमें आपको याद रखना है इसके इलेक्ट्रोलाइट। और इसका सेल पोटेंशियल होता है अराउंड 1.5 वोल्ट। ये कौन सा था बच्चों, ड्राई सेल या फिर लेक्लांचे सेल, जो हमारे पेंसिल बैटरी होता है। अब बच्चों इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा मरकरी सेल, ठीक है। तो मरकरी सेल को बेटा क्वेश्चन जो आप लोग से पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा कि जो वॉच में यूज किया जाता है या कार के रिमोट में जो यूज किया जाता है, ठीक है ना, वो होता है मरकरी सेल, जो बहुत छोटा सा होता है। इसको बटन सेल भी कहते हैं कि बहुत छोटा साइज का होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है आपसे इलेक्ट्रोलाइट का नाम और दूसरा कि इसकी लाइफ लॉन्गर क्यों होती है, ठीक है ना बच्चों। कि जो मरकरी सेल होती है इसकी लाइफ लॉन्गर क्यों होती है, ये दो चीज पूछा जाता है। तो बच्चों मैंने भी उसी को लिखा, तो मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया बेटा। फिर मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रोलाइट का जो नाम है वो है ZnO एंड KOH, ठीक है। ZnO और KOH इसका इलेक्ट्रोलाइट है। ओवरऑल रिएक्शन ये है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसकी लाइफ लॉन्गर क्यों होती है, तो वो मैंने बेटा क्या किया है कि यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया है। क्योंकि इसका सेल पोटेंशियल होता है बेटा 1.35 वोल्ट, जो नियरली कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि इसके देखो ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं है। अगर कोई आयन होता तो उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज होता, लेकिन देखो कोई भी आयन नहीं है, इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है लॉन्ग टाइम तक कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वाला कोई टर्म ही नहीं है ना। इसीलिए क्या होता है इसकी लाइफ जो है लॉन्गर होती है। बच्चों लिख दिया मैंने, the cell potential is 1.35 volt approx and remains constant during its life as the overall reaction does not involve any ion in solution whose concentration can change during its lifetime, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हो गया हमारा प्राइमरी सेल। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी, जिसको कहते हैं हम लोग कि जिसको हम दोबारा से चार्ज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसमें से बच्चा हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के इक्वेशन बच्चों पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। तो आपको ऐसा पूछेगा कि जो इन्वर्टर में बैटरी यूज होता है या फिर कार में जो बैटरी यूज होता है उसके बारे में इक्वेशन ऑफ चार्जिंग और इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग आप फाइंड करो, ठीक है बच्चों। तो एक बार देखते हैं बेटा उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के इक्वेशंस। देखो बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों सेकेंडरी बैटरीज। देखो सेकेंडरी बैटरीज क्या होता है कि जो एक बार डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा उसको चार्ज करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो उसमें बेटा मेनली जो दो तरह के आते हैं, एक होता है बेटा लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा आता है बेटा फ्यूल सेल, ठीक है। तो देखो बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है वो जो घर में इन्वर्टर में यूज होता है बैटरी वो होता है, या फिर कार में जो यूज होता है आपके गाड़ियों में, है ना, वो होता है लेड स्टोरेज बैटरी। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होता है, 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बच्चों। ये तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब बेटा इसमें आपसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल, देखो ये है इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। इसमें देखो एनोड पे लेड जो है सल्फेट आयन के प्रेजेंस में चला गया, लेड सल्फेट आयन और लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे लेड ऑक्साइड, जो लेड ऑक्साइड पर जब बेटा जी सल्फ्यूरिक एसिड तो कैटलिस्ट था, पता ही है आपको, इलेक्ट्रोलाइट था, इससे बन गया हमारा ये। तो ये जो बेटा रिएक्शन दे रखा है वो एनोड और कैथोड का, ये डिस्चार्जिंग का है। अगर आपको किसी एक को डिस्चार्जिंग को याद कर लोगे तो चार्जिंग ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। कैसे, तो देखो बच्चों एनोड का जो रिएक्शन उसको उल्टा कर दो और उसको कैथोड पर यूज कर लो, ठीक है बच्चे। जैसे कि मान लो एनोड पे रिएक्शन था Pb प्लस SO4 2- गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब हमें इक्वेशन ऑफ चार्जिंग लिखना है तो इसको उल्टा करके यहां लिख लेंगे। क्या लिखा है हम लोग, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb प्लस SO4,
ठीक है। जो यहाँ एनोड का रिएक्शन था उसको उल्टा करके कैथोड पे लिख देंगे, इसी तरह से जो कैथोड का रिएक्शन था उसको उल्टा करके हम लोग एनोड पे लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों इक्वेशन ऑफ जो है ये डिस्चार्जिंग का, और ये आ गया बच्चों इक्वेशन ऑफ चार्जिंग का। तो आप लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, पॉज करके चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी बुक में बच्चे ये डिस्चार्जिंग का दे रखा है, ये मैंने उसी को उल्टा करके इक्वेशन ऑफ चार्जिंग का लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये आता है बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। अब आता है बेटा दूसरा जो आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा हमारा फ्यूल सेल, ठीक है। फ्यूल सेल बेसिकली क्या होता है कि देखो इसके लिए जब भी फ्यूल सेल के बारे में बात करेगा तो वो ऐसे कह सकता है आपसे कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो है एक सेल को यूज किया गया था, ठीक है। तो उस सेल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो होता है क्या बच्चों, देखो जब भी आप देखते हो रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें क्या होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होता है रॉकेट के पास, ठीक है। तो क्या होता है कि जब स्पेस में जब वहां पर एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं तो वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जो उसके लिए फ्यूल के रूप में होता है, तो उसी से क्या होता है बच्चों ये सेल काम करता है, ठीक है। जहां पर क्या होता है बच्चे देख लो कि यहां पर ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और बन जाता है OH नेगेटिव, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के बच्चों, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बन जाता है बेटा ये H2O, ठीक है। मतलब शॉर्टकट में आप ये समझ सकते हैं, तो रिएक्शन रटी लोगे कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जो कि वहां पर फ्यूल की तरह यूज किया जाता था, उसको यूज करके जो है एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है और साइड प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, वाटर, ढेर सारा वाटर, ठीक है, जिसको एस्ट्रोनॉट वहां पर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक तो हो गया अपोलो स्पेस प्रोग्राम में बच्चों क्या होता है, क्या यूज होता है, तो समझ में आ गया। अब बच्चों ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये बताओ लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन तो समझ में आ गया, लेकिन इसके अलावा भी कोई केमिकल है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये लिख दिया मैंने मीथेन और मिथेनॉल, इसको भी हम लोग फ्यूल सेल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ्यूल सेल अभी भी क्लियर नहीं हो तो समझ लो बच्चों कि फ्यूल सेल एक ऐसा सेल है जो क्या करता है कि फ्यूल की एनर्जी, ठीक है, यानी कि कंबशन एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा जी हमारे सेल के बारे में, सेकेंडरी बैटरीज हो गया। अब देखो बच्चों क्या है इसके अलावा जो एक है टॉपिक जो है आपका कोरोजन है, ठीक है। वो तो वैसे सिलेबस से कट गया लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूं। देखो बेटा कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में जो है जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जिसमें क्या होता है आयरन के सरफेस पे बेटा क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है और पॉल्यूटेड एयर जैसे SO2 गैस रहता है, CO2 गैस रहता है, NO2 गैस होता है, उससे बन जाता है बच्चों एसिड। तो वो एसिड अपना H+ देता है जो क्या करता है कि कोरोजन को कंटिन्यू करवाता है, ठीक है बच्चों, जिसके कारण जो है ना बेटा कि रस्टिंग शुरू हो जाता है मेटल का, ठीक है। तो मेन इसमें से अगर आएगा भी तो बच्चों इसमें पूछा जाएगा कि कोरोजन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बात कह सकते हो आपके, पहली बात तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई केमिकल या फिर पेंट से हम मेटल सरफेस को हम क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, ठीक है बच्चों। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड हो गया बच्चों की जैसे कि SN हो गया, ZN हो गया, जो एटमॉस्फेयर से जल्दी रिएक्ट कर लेता है, तो उसका लेयर हम लोग मेटल पे सरफेस पे लगा देंगे, तो उसका मेटल ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट जो है उस मेटल का हटा देगा, इस तरह से मेटल जो है कोरोजन से बच जाएगा। और तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो है बच्चों सैक्रिफिशियल मेटल का, जो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि बच्चों होता है कि जैसे कि अगर मान लो शिप को देखते हो आप, सॉल्ट वाटर समुद्र होकर के जाता है, ठीक है, बना होता है वो आयरन का, ठीक है, तब भी उसमें क्या होता है, रस्टिंग नहीं होता है। क्यों नहीं रस्टिंग होता है, क्योंकि वहां पर क्या किया जाता है कि एक पॉकेट बना होता है, उसमें जिंक की प्लेटें रख देते हैं वो। तो जैसे ही करंट फ्लो करता है उसमें, जब मोशन होता है तो आयंस का मोशन होता है पानी में, सॉल्ट वाटर का, तो उसके कारण करंट फ्लो करता है। तो करंट की टेंडेंसी होती है कि जो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो मेटल है हम सबसे पहले उसी को ऑक्सीडाइज करेंगे। इसलिए वो क्या करता है कि जिंक की मेटल को जाकर के वो ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, और सोचता है कि जिंक एक बार खत्म हो जाएगा तब आयरन को हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। लेकिन फिर जैसे जिंक की प्लेट खत्म होती है फिर क्या करते हैं वो जो सेलर होते हैं फिर से दूसरा जिंक की प्लेट लगा देते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि आयरन रस्टिंग से बच जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों मैंने इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सबका बच्चों मैंने न्यूमेरिकल्स जो जरूरी था, जो थ्योरी था वो सारा करवा दिया बच्चों। तो आप लोग जो है एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लेना बच्चों, कोई डाउट हो जाए तो हमारे पास आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।